हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। आज मैं तुम लोगों के सामने ना एक बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल और बहुत ही ज्यादा प्यारी सी एक पोएम लेकर के आई हूँ जिसका नाम है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इज समथिंग दैट वी ऑल लव, जो कि चाहे एक इंसान इत्तू सा हो, इतना हो या इतना बड़ा हो या फिर बाद में बूढ़ा ही हो गया हो, तो हम लोग सब ना उस टाइम को बहुत ही ज्यादा ऐसे संजो करके दिल के पास रखते हैं। अभी तुम लोग बच्चे ही हो, लेकिन फिर भी तुम लोग को भी अपनी वो गर्मियों की छुट्टियां याद आती होंगी जिस टाइम पे तुम लोग पोगो देखा करते होगे, या फिर जिस टाइम पे तुम लोग ज्यादा मतलब ऐसे केयर फ्री घूम सकते थे। 6th स्टैंडर्ड में थे, 5th स्टैंडर्ड में थे, तो एक वो टाइम होता है हमारा, है ना, जिस टाइम पे हमें दुनिया की परवाह नहीं होती है, हम अपनी दुनिया में मस्त मगन रहते हैं। और वो टाइम जो होता है ना, वो टाइम ऐसा होता है कि हम काफी इनोसेंट भी होते हैं, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। हर एक इंसान हमारे लिए दुनिया में सारे के सारे अच्छे होते हैं। ये दीदी भैया अच्छे हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, हमें सारे लोग अच्छे लगते होते हैं, है ना। हम लोगों को जो कह दिया जाता है हम उसे मान लेते हैं। अब चाहे फिर बचपन में हमें यही क्यों ना कहा जाए कि तुमको पता है कि ना रात को जो है चिमनी में से सांता क्लॉस आता है, और अगर आप अच्छे बच्चे बन के रहोगे तो सांता क्लॉस गिफ्ट देता है। हम इस बात पे भी भरोसा कर लेते हैं, है कि नहीं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सांता की गुड लिस्ट में आ सके। चाहे फिर ये क्यों ना कहा जाए कि दांत टूट गया है तो दांत टूटने के बाद ना तकिए के नीचे रख देना, रात को जो है क्या होगा, एक टूथ फेरी आएगी, वो दांत ले जाएगी। या फिर सबसे ज्यादा कि अगर आपने किसी भी फ्रूट का या तरबूज का या आम का, हल्का सा भी आम का तो बीज खा ही नहीं सकते हो, तरबूज का बीज अगर तुमने जो वो सीड है वो खा लिया तो पेट में ना एक ऐसे पेड़ उग जाएगा और तुम्हारे नाक कान में से और मुंह में से ऐसे पेड़ की ब्रांचेस बाहर आ जाएंगी। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो ना हम बचपन में, हम इतने इनोसेंट, इतने प्यारे, इतने भोले भाले से बच्चे होते हैं कि हम इन पे भरोसा कर लेते हैं। हमें लगता है कि सच्ची में अगर हम बीज खा लेंगे तो हमारे पेट में ना क्या हो जाएगा, एक ऐसे पेड़ उग जाएगा। तो इसी इनोसेंस की बात कर रहे हैं आज हम। उसी चाइल्डहुड को याद करते हुए हम लोग आज जो है एक पोम पढ़ने वाले हैं जो कि लिखी गई है हमारे मार्कस नेटन के द्वारा। आज की क्लास में हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। एक्चुअली आज हम पढ़ेंगे हमारे पोएट के बारे में कि ये पोएम लिखी किसने है। उसके बाद हम हमारी पोएम के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या बात हो रही है। देन वी विल स्टडी अबाउट द पोएम, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा। पोएट्री डिवाइसेस को पढ़ेंगे और इस जो पोएम है उसकी थीम को भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप देख पा रहे हैं मार्कस नेटन, ठीक है, इन्होंने ये जो है पोएम लिखी है। मार्कस नेटन इज अ पोएट फ्रॉम नॉर्वे। ही रोट फेमस एंड प्रोफाउंड पोएम्स। कहाँ के रहने वाले हैं ये बेटा? जो मार्कस नेटन है वो नॉर्वे के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत ही ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा ऐसे लोगों को पसंद आने वाली पोएम्स लिखी हैं। द मोस्ट नोन वर्क ऑफ इज बीइंग द चाइल्डहुड। इनकी जो सबसे ज्यादा फेमस पोएम रही है वो यही पोएम रही है, द चाइल्डहुड। और आपको पता है ये पोएम इनकी सबसे ज्यादा इतनी फेमस रही क्यों है? क्योंकि एक ऐसी पोएम है जिसके साथ हर कोई रिलेट कर पा रहा है, जिसके साथ हर कोई जो है ना इस पोएम को पढ़ने के बाद ये पोएम सबको छू जाती है, सबके दिलों को छू जाती है। और हर कोई जो है ना एक बहुत ही ऐसे ट्रांस में चला जाता है, एक थॉट प्रोसेस में जो है ना उनके दिमाग में एक थॉट चलने लग जाती है कि सच में यार बचपन कहाँ चला गया, वो हमारा बचपन जब हम लोग को कोई फिक्र नहीं थी, जब हम लोग के लिए दुनिया बहुत अच्छी थी। हम लोग का एकदम ना सोच ही हमारी बचपन में अलग हुआ करती है। बड़े होते हैं तो हमारी सोच बहुत अलग हो जाती है, हमारा नजरिया बहुत बदल जाता है। ये ऐसी पोएम है जो हर एक किसी के साथ, मतलब चाहे आप फिर 60 साल के हो, चाहे 50 के हो, चाहे फिर अभी तुम 17-18 साल के ही क्यों ना हो, हर कोई जो है ना इस पोएम के साथ रिलेट कर पाएगा। ये एक ऐसी पोएम है, इसलिए इनकी काफी फेमस पोएम है ये। इट वॉज अ पोएम रिटन इन हिज नेटिव टंग, लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो ये नॉर्वे के हैं, तो इनकी जो नेटिव टंग है उसी भाषा में ये पोएम लिखी गई थी। लेकिन ये इतनी ज्यादा प्यारी पोएम थी, हर कोई इसके साथ रिलेट कर पा रहा था कि फिर इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सके और इस पोएम को एंजॉय कर सके। He wrote it at the age of 12। अब आप सोच सकते हो कि ये जो पोएम है इन्होंने खुद अपनी 12 साल की उम्र में लिखी थी, जब ये खुद 12 ईयर ओल्ड थे, जब ये खुद एक छोटे से बच्चे थे, उस टाइम पे इन्होंने ये पोएम लिख डाली थी। एंड येट इट होल्ड्स अ सेंस ऑफ मैच्योरिटी एंड लॉन्गिंग दैट ऑल यंग अडल्ट्स कैन रिलेट टू। एक 12 साल के बच्चे ने ये पोएम लिखी है। इसकी खूबसूरती ही ये है कि एक 12 साल के बच्चे ने इस पोएम को लिखा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो मैच्योरिटी, वो सेंस है कि हम लोग जितने भी हम बड़े हो गए ना,
हम लोग भी उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट इस दुनिया पे, इस प्लैनेट पे हर एक इंसान इस पोएम के साथ रिलेट कर सकता है। यार बचपन है ही एक ऐसी चीज कि जब हम बड़े भी हो जाते हैं ना, तो भी हम लोग जो है एक ऐसा टाइम हमारा लाइफ का जो रहता है बचपन, उसको हम बड़े होने के बाद भी याद करते हैं। आपने अपने नाना नानी या दादा दादी, मम्मी पापा या बड़े भैया दीदी किसी को सुना होगा याद करते हुए, बात करते हुए कि बचपन में हम ये करा करते थे, हम ये करा करते थे। और कभी भी बचपन के बारे में बात हो रही होगी ना, तो आप देखना हर किसी के चेहरे पे एक एक्साइटमेंट होगी, आंखों में एक चमक होगी, है ना, होठों पे एक मुस्कुराहट होगी, क्योंकि बहुत खुशी का टाइम होता है। और वो टाइम ऐसा होता है कि हम लोग थोड़े से सेंटी भी हो जाते हैं, बट हम उसे मिस बहुत करते हैं। और वो एक ऐसा टाइम होता है जो सभी ने एंजॉय किया होता है। उसी बचपन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ये पोएम इस बारे में है कि यहाँ पर ना, इन दिस पोएम चाइल्डहुड, मार्कस नेटन रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड and he questions about its abrupt departure from his life. इस पोएम के अंदर मार्कस नेटन चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं, उसकी इनोसेंस के बारे में बात करते हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल पूछा गया है इस पोएम के अंदर कि मेरा बचपन कहाँ खो गया। मतलब पता ही नहीं चला कब कब में चला गया, कब कब में हम बड़े हो गए, है ना। तो वो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या मेरा बचपन तब खो गया था जब मैं उम्र में बड़ा होने लग गया, या मेरा बचपन तब खो गया था जब मुझे सही गलत के बीच में फर्क पता चलने लग गया, क्या मेरा बचपन तब खो गया था जब मैंने अपने आप को पहचाना और मैंने ये पहचाना कि मैं भी एक इंसान हूं और मैं अपनी इच्छा के अनुसार चल सकता हूं। सो ये ना सिर्फ इसी एक क्वेश्चन में डूब गए हैं कि मेरा बचपन कहाँ खो गया है और वो कब खो गया, कौन सा वो टाइम था जब मैंने अपने बचपन को लूज कर दिया, जब मेरा बचपन खो गया और मैं बड़ा हो गया। ये एक ऐसी चीज है जो शायद हम लोग भी नहीं मतलब पता लगा पाते कि यार बचपन कब कब में चला गया, पता ही नहीं चला कब कब में हम बड़े हो गए। अभी की तो बात थी कि जब हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, हॉलीडे होमवर्क करना रहता था और प्रोजेक्ट वर्क्स बनाते थे इतने बढ़िया बढ़िया, और जिसमें मम्मी हेल्प करा करती थी। फिर पता नहीं कब कब में हम बड़े हो गए, अब हमें प्रोजेक्ट वर्क ही खुद करने पड़ रहे हैं, है ना। तो ये इसी चीज के बारे में इस पोएम में बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करें। रेडी हो आप लोग? चलो तो स्टार्ट करते हैं। 4 स्टैंजा की पोएम है ये। सो स्टार्ट होती है कि सवाल से कि when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? अब वो बोल रहे हैं कि कब, when, कौन सा टाइम था वो जब मैंने अपना बचपन खो दिया। क्या ये तब का समय है जब मैं 11 का होना जो है, मतलब कि मैं 11 ईयर्स का कंप्लीट हो चुका था? क्या जब मैं एज में बढ़ रहा था, जब मैं 12 साल का हो गया, तब क्या मैंने अपना बचपन उस दिन खो दिया था जिस दिन मैं एज में 12 का हो गया? क्या उम्र के साथ मेरा बचपन जो है तब खो गया था, या फिर मेरा बचपन उस दिन मैंने खो दिया था जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि स्वर्ग और नर्क जिसके बारे में हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, हमारे मम्मी पापा हमें सिखाते हैं, वो असल में कोई जगह नहीं है जिसको तुम ज्योग्राफी में या मैप के ऊपर प्लेस कर सको। यहां पर ये यही कहना चाह रहे हैं, यहां पे ना ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट रैशनल थॉट्स। वो ये कह रहे हैं कि जब मुझे सही गलत असली नकली के बारे में समझ में आने लग गया, क्या मेरा बचपन तब खो गया था, या फिर ये सिर्फ उम्र के साथ हुआ कि 11 साल तक तो मैं बच्चा था, पर जिस दिन मैं 12 साल का हो गया उस दिन मैंने अपना बचपन खो दिया। या फिर ये तब हुआ कि बचपन में क्या होता है ना, हम लोग सही गलत क्या असली क्या नकली हमें नहीं पता होता। अगर हमें बोल दिया कि बेटा गलत काम करने से ना भगवान जी जो है वो नर्क में भेज देते हैं और उसमें जो है ना तुम्हें ना कढ़ाई में ऐसे गरम तेल की कढ़ाई में तला जाता है, तो हम तो मान लेते हैं और हम डर भी जाते हैं। फिर हम लोग मम्मी मम्मी डरा देती है ना एकदम ऐसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से पता है क्या होता है, भगवान जी पाप देते हैं। एकदम ऐसे ही गलत काम नहीं करने चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, वरना भगवान जी क्या करेंगे, पाप चढ़ाएंगे। तो हम ना ये इस कॉन्सेप्ट में विश्वास करने लग जाते हैं, फिर हम डर जाते हैं। हम इतने इनोसेंट होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि हम डर जाते कि नहीं 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 नहीं, झूठ नहीं बोलना है, वरना जो भगवान जी है ना वो पाप देंगे। तो यही कह रहे हैं कि क्या मैं उस दिन बड़ा हो गया था जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि स्वर्ग और नर्क तो असलियत में मैप के ऊपर कोई ज्योग्राफी में कोई जगह है ही नहीं। यानी कि जब ये कोई ज्योग्राफी या मैप के ऊपर इस जगह को आप लोकेट ही नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब कि स्वर्ग और नर्क होता ही नहीं है। तो जब मुझे ये फर्क समझ में आने लग गया, क्या उस दिन, क्या वो दिन था जिस दिन मैंने अपना बचपन जो है खो दिया था? क्या उस टाइम पे मैं बड़ा हो गया था? क्या उस टाइम मेरा बचपन जो है वो कहीं चला गया था मुझे छोड़ करके?
इसके बाद वो बोलते हैं अगले स्टैंजा में कि when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and respect and preached of love but did not act so lovingly. Was that the day? अब वो यहां पर ना बात कर रहे हैं हिपोक्रेसी की, कि क्या मैंने अपना बचपन उस दिन खो गया था? कहां चला गया मेरा बचपन? क्या मैंने अपना बचपन उस दिन खो दिया था जिस दिन मुझे ये समझ में आया कि बड़े लोग जैसी बातें करते हैं ना, वो वैसे होते नहीं है। वो बातें करते हैं प्यार की, वो बातें करते हैं इक्वालिटी की, वो बातें करते हैं रिस्पेक्ट की, लेकिन वो खुद एक्चुअल में ये सारी चीजें, ये क्वालिटीज तो अपने अंदर रखते ही नहीं है। क्या उस दिन मेरा बचपन खो गया था जिस दिन मेरे को ये बात समझ में आ गई थी? इस बारे में वो बात कर रहे हैं। अब यहां पर उन्हें हिपोक्रेसी समझ में आने लग गई लोगों की, कि हम जब बड़े हो जाते हैं अडल्ट, तो हम क्या बोलते हैं, हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना, आप लोगों को साथ में रहना चाहिए, आप लोग फ्रेंड्स हो, है ना, हमें शेयरिंग इज केयरिंग, हमें शेयर करना चाहिए अपनी चीजों को, इसी से हम लोग जो है केयर करते हैं दूसरों की। हम बच्चों को इतना कुछ सिखाते हैं, हम प्यार के बारे में बताते हैं, हम इक्वालिटी के बारे में बताते हैं, हम फ्रेंडशिप के बारे में सिखाते हैं, हम एक दूसरे की केयर करने के बारे में सिखाते हैं। लेकिन हम अडल्ट्स जो है, जैसा हम दुनिया में ज्ञान देते हैं, जैसा हम बच्चों को, बाकी लोगों को सिखाते हैं, हम वो खुद तो अपनी लाइफ में मानते नहीं है। तो हमारे जो पोएट हैं वो यही कह रहे हैं कि जिस दिन मुझे ये हिपोक्रेसी समझ में आ गई बड़े लोगों की, क्या उस दिन वो टाइम था जिस दिन मैंने अपना बचपन खो दिया था? क्या उस दिन से मैं बड़ा हो गया था? क्या उस दिन मेरा चाइल्डहुड मुझे छोड़ करके चला गया था? क्या वही वो दिन था? इसके बाद वो बोलते हैं कि when did my childhood go? कब खो दिया मैंने अपना बचपन? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? अब यहां पर उन्हें इंडिविजुअलिटी के बारे में रियलाइज हो रहा है। वो कह रहे कब खो गया मेरा बचपन? वो समझ नहीं पा रहे हैं, ये सवाल उनके दिमाग में आ रहे हैं कि कब, क्या जिस दिन 11 इयर्स ओल्ड था उस दिन 11 इयर्स ओल्ड खत्म हो गया मेरा, मैं जिस दिन 12 इयर्स ओल्ड उम्र में बड़ा हो गया, 12 साल का हो गया, क्या उस दिन बचपन खो गया? या जिस दिन मुझे समझ में आया कि नर्क और स्वर्ग असलियत में पृथ्वी पर नहीं है, अर्थ पे नहीं है, ये कॉन्सेप्ट फिर नकली है, तो क्या उस दिन मैंने बचपन खोया? क्या उस दिन मैंने बचपन खोया जिस दिन मुझे बड़े लोगों की इस हिपोक्रेसी के बारे में समझ में आ गया कि वो जैसे दिखते हैं, जैसा दिखावा करते हैं, वैसा तो वो असलियत में है ही नहीं? या फिर मैंने उस दिन अपना बचपन खो दिया जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा दिमाग मेरा खुद का है और मेरा अपना है, मैं जैसे चाहूं इसको वैसे चला सकता हूं, मैं जो सोचना चाहूं मैं वो सोच सकता हूं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए मोस्ट ऑफ द डिसीजंस लेते हैं, हमें कौन से स्कूल में जाना है ना, देखो जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारे मम्मी पापा हमारे डिसीजंस इसलिए लिया करते हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर एक इनोसेंट फैक्टर होता है, हम इनोसेंट होते हैं, हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, वो हमारा भला ही चाहते होते हैं, उन्हें पता है हम लोग इसको कहा जाता है वेरी गलेबल। जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वो बहुत ही गलेबल होता है, यानी कि इजीली किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। हमसे कोई प्यार से बात करेगा तो हम बोलेंगे ये भैया कितने अच्छे हैं ना मम्मी, है ना, ये भैया ने देखो मुझे चॉकलेट दिया, तो हमारे लिए तो वो इंसान सबसे बेस्ट इंसान है। तो हम बहुत ही गलेबल होते हैं, इजीली हमें कोई भी बुद्धू बना सकता है, तो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस दिन मुझे ये रियलाइज हो गया, जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूं, मैं अपने लिए सही गलत खुद चुन सकता हूं, मैं अपने लाइफ के अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूं, क्या उस दिन मैं बड़ा हो गया था? अब देखो हम लोग का स्कूल कौन सा होना चाहिए, बचपन में मम्मी पापा ने डिसाइड किया था, हमें क्या कपड़े पहनने मम्मी तैयार कर दिया करती थी, है कि नहीं? लेकिन फिर एक टाइम आया जब आपने खुद डिसाइड किया कि मुझे 10th के बाद साइंस नहीं लेनी, मुझे आर्ट्स लेनी है, आर्ट्स नहीं लेनी मुझे कॉमर्स लेनी है, मुझे डॉक्टर बनना है ना, ये सब डिसीजंस हम लेने लग गए। किस इंसान से बात करनी है, किस इंसान से बात नहीं करनी है, जब हमें ये समझ में आने लग गया। इससे दोस्ती नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करी, ये मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, इससे दोस्ती करूंगा। एक बच्चा तो होता है ना, उसके लिए तो सभी लोग बराबर होते हैं, वो तो सभी से बराबर से प्यार करता होता है, वो नहीं देखता फिर कि इसका कास्ट क्या है, इसका रिलीजन क्या है, इसका कलर क्या है, कैसा है कैसा नहीं, उसके लिए सब लोग, दुनिया बहुत अच्छी है। तो यहीं पे वो कह रहे हैं कि जिस दिन क्या मुझे ये डिफरेंस समझ में आ गया कि मैं भी एक इंसान हूं, मेरे भी थॉट्स मैटर करते हैं, मैं भी अपनी आवाज रख सकता हूं दुनिया में, मेरी भी बात सुनी जाएगी, मेरे खुद के भी विचार है, मेरे को लोगों के दिखाए रास्ते पे चलने की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद का रास्ता बना सकता हूँ, खुद के डिसीजंस ले सकता हूँ। जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया, क्या वही वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन गायब हो गया, उड़ गया,
मैंने अपना बचपन खो दिया। क्या वही वो दिन था? अब लास्ट स्टैंजा में हमारे ऑथर इस चीज को मान चुके हैं कि बचपन तो चला गया, कब गया वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। क्या जब वो रैशनली सोचने लग गए तब गया, जब उन्हें हिपोक्रेसी पता चल गई एडल्ट्स की तब गया बचपन, या बचपन तब गया जब वो समझ गए कि वो एक खुद इंडिविजुअल है और उनके थॉट सेल्फ सेंटर्ड हो गए। बच्चा तो हर किसी के बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता बच्चा। एक हम अडल्ट सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि क्या उस दिन गया, बट जिस दिन भी गया अब वो ये मान चुके हैं कि मेरा बचपन अब चला गया है। बट अब उनका सवाल ये है कि गया तो गया, लेकिन गया कहाँ? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. अब वो ये कह रहे हैं कि मेरा बचपन जो है वो गया, कब गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बचपन तो अब चला गया। लेकिन कहाँ गया? वो किसी ऐसी जगह पे जा चुका है जहां से अब कभी वापस नहीं आने वाला। लेकिन मैं अपने बचपन की एक झलक देख पाता हूं एक छोटे से बच्चे के चेहरे में। अब मेरा बचपन तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जब मैं एक छोटे से बच्चे का चेहरा देखता हूं तो उसके अंदर मुझे मेरे बचपन की झलक दिखती है। बस इतना मुझे पता है कि नहीं? अब हम सब बड़े हो जाते धीरे धीरे, तुम लोग भी बड़े हो जाओगे, तो तुम लोग भी जब एक छोटे बच्चों को खेलते हुए देखोगे, गली में कोई पिट्ठू खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो तुम्हें भी अपने दिन याद आएंगे कि मैं भी खेला करता था। जब तुम देखोगे कि कोई छोटा सा बच्चा मार्केट में खड़े होकर के पापा से जिद कर रहा है रो रो के कि नहीं मेरे को यही वाली साइकिल दिला दो प्लीज, तो तुम्हें अपना बचपन याद आएगा कि मैं भी कभी ऐसे किया करता था। तो यही चीज की बात हो रही कि बचपन चला गया, कब गया नहीं पता, लेकिन वो अभी भी एक मासूम से बच्चे के चेहरे में है। बस इतना हमें पता है, क्योंकि वो उसको, उसके चेहरे को, उस बच्चे को देख करके हमें अपना बचपन कहीं ना कहीं याद आ जाता है। तो ये है हमारी पोएम द चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नेटन। आई होप तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरे को तो ये पोएम बहुत ही पसंद आई। एंड द फैक्ट कि ये 12 साल के बच्चे ने लिखी और इसमें इतनी मैच्योरिटी है, इट मेक्स इट मोर स्पेशल। तो अब हम आगे आते हैं और अब हम पोएटिक डिवाइसेस पे ध्यान देते हैं। सो बेटा यहाँ पर जो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस यूज किया है वो है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर ना बचपन जो है, पर्सोनिफिकेशन यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग को, एक पर्सन के, नॉन लिविंग थिंग या फिर किसी भी चीज को कोई पर्सन की क्वालिटीज दे देना। एक जीते जागते इंसान की क्वालिटीज अगर हम किसी चीज को दे देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक्चुअल में वो ना चाइल्डहुड के बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि वो एक इंसान है जो उठ करके कहीं चला गया है। ठीक है, जो कहीं चला गया है, तो चाइल्डहुड को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मेटाफर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉर मशीन्स इन द थर्ड स्टैंजा हियर ही टॉक्स अबाउट माइंड एंड प्रोड्यूसिंग थॉट्स मेटाफोरिकली। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना जो मशीन्स है, मशीन्स के हमारे दिमाग को मशीन्स की तरह से क्या करा जा रहा है, मशीन्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। जैसे मशीन कोई चीज प्रोड्यूस करती है ना, तो वैसे ही वो अपने दिमाग को मशीन की तरह कंपेयर करके बोल रहे हैं कि मेरा दिमाग अपने खुद के थॉट्स को प्रोड्यूस करता है। सो मेटाफर का मतलब है जब हम दो चीजों को जिसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है बट हम एक सिमिलैरिटी लेकर के आ जाते हैं कि इसमें समानता है, ये एक जैसे है, तो वो होता है मेटाफर। ठीक है, सो यहाँ पे मशीन्स के जैसे कंपेयर किया जा रहा है दिमाग को, कि दिमाग भी मशीन की तरह है जो थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मशीन कोई चीज प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा यहाँ पर अब हमारे पास कुछ थीम है। थीम क्या है? यहाँ पे थीम जो बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी थीम है, चारों स्टैंजा में अलग अलग थीम है। पहले स्टैंजा में आप ये भी बता सकते हो कि रैशनल थिंकिंग की थीम है, कि कैसे हम लोग जो है रैशनली सोचने लग जाते हैं। एक बच्चा जो है धीरे धीरे बड़े होने का जो प्रोसेस है वो कैसा है, कि प्रोसेस कुछ ऐसा है कि पहले हम ना रैशनली सोचने लगते हैं, पहले हमें असली नकली के बारे में समझ में आने लगता है धीरे धीरे, कि पापा तो कहते थे क्रिसमस में कोई मोटा सा इंसान आता है और गिफ्ट छुपा करके जाता है। किसी दिन पापा को पकड़ लिया हमने, पापा ही छुपा रहे थे हमारे लिए गिफ्ट, तो उस दिन पता चल जाता है कि सेंटा क्लॉज सच में नहीं है। ठीक है ना? हमारे लिए क्या होता है कि हमारे मम्मी पापा हमें बचपन में बोलते हैं वो देखो जो तारा है उसमें देखो तुम्हारे दादाजी है बेटा, तारा टिमटिमा रहे ना, दादाजी मुस्कुरा रहे देखो। बाद में पता चलता है वो तारा जो है ना वो एक क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। बाद में साइंस आ जाती है हमारे दिमाग में, बाद में हमें साइंस में पता चलने लग जाता है कि वो कोई दादाजी नहीं थे। या तो फिर कई बारी क्या होता है, कई बारी हमें बोल दिया जाता है ना कि ये जो तारे हैं, ये जितना भी आसमान में है, जो बिजली कड़क रही है, तो बिजली कड़क रही है, तो ऐसे कई बारी बचपन में कहा जाता है। मेरी मम्मी मेरे को बचपन में कहती थी बेटा बिजली कड़कती है ना तो स्माइल करना चाहिए, भगवान जी फोटो खींच रहे होते हैं।
कैमरे से फोटो खींच रहे, कैमरे के शटर की रोशनी है वो, स्माइल करो, भगवान जी फोटो खींच रहे, बिजली कड़क रही है। ऐसे बोल करके हम लोग की इनोसेंस जो है ना, हमारी इनोसेंस ऐसी बातों में दिखती थी बचपन में, क्योंकि हम मान लिया करते थे भाई कि ये सच है, कि हाँ, कि जब बिजली कड़क रही है तो भगवान जी हमारी फोटो खींच रहे हैं। और एक दूसरा फैक्ट था कि जब बारिश होती थी तो कहा जाता था कि भगवान जी ने ना अपना नलका खुला छोड़ दिया, तो इसलिए ना वो पानी बह रहा है, तो ये बारिश हो रही है। तो ऐसे कुछ अलग अलग तरीके थे जिससे हमें ना कुछ चीजें बता दी जाती थी। लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना तो हम सही गलत समझने लग जाते हैं, हमें फिर उसके बारे में चीजें जो है हम अपने ना रैशनल थिंकिंग लगाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसके पीछे तो लॉजिक है, फिर हम लॉजिकली सोचने लग जाते हैं। तो एक थीम ये भी है कि ये भी बताया जा रहा है। दूसरा है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी के कैसे जो अडल्ट्स हैं वो बताते कुछ और हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं बेटा, है ना, आपको लविंग होना है, आपको अंडरस्टैंडिंग होना है, आपको शेयर करना चाहिए, आपको सबके बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। वो बताते सिखाते तो कुछ और है, लेकिन वो अपनी खुद की जिंदगी में इन बातों को मानते नहीं है। तो ये हिपोक्रेसी भी वो बता रहे हैं लोगों के बारे में इस चैप्टर में, इस पोम के थ्रू। ईगोइटिज्म। अब ईगोइटिज्म कैसे, देखो, चिल्ड्रन रिमेन लेस कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स रादर दे ऑब्जर्व अदर्स। अब जो बच्चा होता है वो अपने बारे में इतना नहीं सोचता होता कि क्या कहते हैं, मैं उसके लिए, देखो अगर आप देखोगे ना, एक बच्चे के पास अगर एक चॉकलेट होगी ना, अगर आप उसको चॉकलेट दोगे तो अगर उसको घर में कुछ लोग दिख रहे होंगे ना, वो खुद खाएगा ना, तो वो मम्मी को भी खिला देगा, थोड़ी सी पापा को भी खिला देगा, थोड़ी सी भैया को भी जाकर के दे देगा, वो अपने बारे में नहीं सोचता होता है। लेकिन हम जो बड़े हो जाते हैं ना लोग, हमारे अंदर ना सेल्फ सेंटर्ड थॉट्स आने लग जाते हैं कि मैं, कोई चीज है पहले मेरे लिए, इट्स ऑल अबाउट मी, ये आ जाता है। सो ये भी एक थीम यहां पर प्ले हो रही है। सो देयर यू गो गाइस, ये था हमारा चैप्टर द चाइल्डहुड। आई एब्सोल्युटली बिलीव इस बात में कि तुम लोग को ये चैप्टर और ये पोएम बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं अभी हमें करने हैं, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सेशन में तुम्हारे लिए लेकर आती रहूंगी। ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना यार, थोड़ी बातें शातें किया करो, थोड़ा सा अपन इंटरैक्ट कर सकें तो अच्छा लगेगा मुझे भी जान करके कि मेरे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं भाई, कि क्लासेस कैसी लग रही है उनको, इतनी मेहनत चल रही है, इतने बढ़िया तरीके से, इतने इंटरैक्टिव तरीके से, इतने कूल तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है तुमको, तो बताना जरूर इस बारे में। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।